Everyone. So now let's discuss in this video about sickle cell anemia in detail, and make sure that you watch the video till end so as to understand the topic. First of all, let's start with the basic कि होता क्या है sickle cell anemia. As the name suggests, बॉडी में एनीमिया है. एनीमिया इन द सेंस खून की कमी है, और वो क्यों हो रही है? ड्यू टू सिकल सेल. हमारे आरबीसीज नॉर्मली बाइकनकेव शेप के होते हैं, बट इन दिस डिजीज़ वो सिकल शेप के बन जाते हैं कुछ इस तरीके से. सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम. ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, एंड इसमें बीटा चेन जो है ग्लोबिन की, उसमें हीमोग्लोबिन की, उसमें म्यूटेशन होता है. सो इट्स बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एंड देयर इज़ म्यूटेशन इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड देयर इज़ अ सिंगल एमिनो एसिड चेंज. और वो कौन सा होता है? जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह वेलाइन आ जाता है, राइट. एंड जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है. एंड जो वेलाइन सब्सटीट्यूट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है. आई होप यू गेट द वर्ड्स हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, एंड इट्स वाटर हेटिंग. एंड हमें पता है कि हमारे जो फॉस्फो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें क्या अरेंजमेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन की ग्लूटामिक एसिड को हटा के वेलाइन ऐड अप हो जाता है. एक सिमिलैरिटी है सिकल सेल एनीमिया में और थैलेसीमिया में, और वो ये है कि दोनों के दोनों को प्रोटेक्शन होती है. किसी भी पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया है, दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फैल्सिपारम मलेरिया, ओके. एंड ये जो जीन है ये 10% अफ्रीकन डिसेंट के लोगों में होती है, ओके. सो सॉरी. नाउ सिकल सेल एनीमिया में मेजरली क्या दिक्कत रहती है? हम सिकल सेल एनीमिया को यूजुअली नॉर्मोसिटिक एनीमिया के अंडर पढ़ते हैं. किसके अंदर? नॉर्मोसिटिक एनीमिया. और इसमें प्रीडोमिनेंटली हमारा एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होता है. एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होगा तो हमने पढ़ रखा है कि एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में पेशेंट वुड बी एनीमिक, उसे जॉन्डिस का रिस्क रहता है, उसको गॉल स्टोन्स का रिस्क रहता है, एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन जो है जिसका नाम है अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया, ये देखने को मिलती है. टू सम एक्सटेंट एक्स्ट्रावास्कुलर के साथ साथ इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी होती है, जिसकी वजह से हेप्टोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है. एंड हमें ब्लड स्मेयर में टारगेट सेल्स देखने को मिल सकते हैं. इसके बारे में जो ये हिमोलिसिस है और ये सिम्टम्स क्यों है, ये पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बताया, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. टारगेट सेल क्या होता है? अब नॉर्मल आरबीसी हमारा कुछ इस तरीके से बाइकनकेव शेप का होता है, जिसमें हमारा जो साइड पे पेरीफेरी पे हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू सेंटर. तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में व्यू करेंगे तो एक सेंट्रल पेलर होता है रीजन, और साइड पे ये हीमोग्लोबिन होता है. ये नॉर्मल आरबीसी है. पर टारगेट सेल में क्या होता है? टारगेट सेल में ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये एबनॉर्मली यहाँ पे भी इकट्ठा होने लगता है. तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेंटर में एक डॉट सी दिखाई देती है, कंसनट्रेटेड हीमोग्लोबिन दिखता है. सो दिस मीन्स टारगेट सेल, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल पेलर रीजन ऑक्यूपाइड हो जाता है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. एंड ये सिर्फ थैलेसीमिया में देखने को मिलेगा हमें, और एक ये सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है टारगेट सेल, ठीक है. इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि जो सिकल सेल डिजीज़ है इट अराइजेज व्हेन 2 एबनॉर्मल बीटा जीन्स आर प्रेजेंट, ओके. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्रोमोसोम पे ये एक बीटा जीन है और ये एक बीटा जीन है, ठीक है. दोनों के दोनों म्यूटेटेड है,
ठीक है। तो अब जब ये आगे अपनी जीन्स बनाएंगे, हमें पता है कि बीटा 2 जो होता है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, अल्फ़ा 2 के साथ। किसके साथ कंबाइन करता है, अल्फ़ा 2 के साथ। तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 बीटा 2 बनेगा, ये एस, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ एस स्टैंड्स फॉर सिकल्ड, कि ये वाली चेंज जो है ये एबनॉर्मल है, ठीक है, इसमें म्यूटेशन है। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, अल्फ़ा 2 बीटा 2 एस। तो ये हीमोग्लोबिन एस बनाएगा, क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन एस, मतलब सिकल सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हैंस द प्राइमरी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस in these patients will be hemoglobin S, which is sickle celled hemoglobin, ऐसे भी कह सकते हैं। पर दिक्कत क्या रहती है कि अगर एक होता है कि किसी में सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट है, मतलब उसके अंदर करेक्टर्स हैं, और एक है कि उसको सच में सिकल सेल एनीमिया, देयर इज़ डिफरेंस। अब वो क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको आगे बढ़ते हैं। पहले हमें ये पढ़ना ज़रूर है, ये पता होना ज़रूरी है कि जो हीमोग्लोबिन एस बनता है वो किस कंडीशन में बन सकता है। वैसे तो ये जेनेटिक म्यूटेशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, पर किस कंडीशन में ये सिकल सेल्स बन सकते हैं, जब भी ऑक्सीजन कम होएगी। क्या होगा, ऑक्सीजन कम होएगी। हीमोग्लोबिन एस जो होता है वो पॉलीमराइज करता है whenever there is deoxygenated condition, deoxygenated condition में, ओके। अब deoxygenated condition हमारी बुक्स में 3 तरह की मेजर दे रखी हैं। सबसे पहला हाइपोक्सीमिया, वी ऑल नो दिस टर्म, हाइपोक्सीमिया मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन कम है। एक होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया इज़ डिफरेंट एंड हाइपोक्सीमिया इज़ डिफरेंट, ओके। हाइपोक्सीमिया के केस में हमें सिकल सेल आरबीसीज देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इफ़ देयर इज़ डिहाइड्रेशन इन दैट केस, एंड इन केस ऑफ एसिडोसिस, इन सच कंडीशंस जो हमारे आरबीसीज हैं वो दे कैन सिकल एंड कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। एक और बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज़्म होता है इसके अगेंस्ट, इसको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लिए, और वो है फीटल हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका, HbF, विच इज़ फीटल हीमोग्लोबिन। ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सिकलिंग, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिकलिंग। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि फीटस में अगर फॉर एग्जांपल है तो जेनेटिक डिसऑर्डर, पर इसको कुछ फ्यू मंथ्स के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, बिकॉज उस टाइम पे जब बेबी बॉर्न होता है तो उस केस में हीमोग्लोबिन एफ विच इज़ फीटल हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली अच्छे अमाउंट्स में बॉडी में प्रेजेंट होता है एक फीटस के। तो कुछ महीने तक किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया होगा, कोई बच्चा इस डिफेक्ट से पैदा हुआ होगा, तो उसमें हमें कोई सिम्टम्स या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है सेल्स को सिकल होने से। बट जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है ये ऑफकोर्स कम होगा और फिर हमें सिकल्ड शेप सेल्स दिखेंगे। सो ओके, इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये तो प्रोटेक्ट करता है, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। वी गिव हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया में ये आज तक नहीं पता है कि कैसे, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म, बट हाइड्रोक्सी यूरिया जो होता है वो HbF का लेवल बढ़ा देता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, एंड इफ फीटल हीमोग्लोबिन लेवल्स आर इंक्रीज इन द बॉडी, it will help or it will prevent the normal RBCs to sickle, RBCs को सिकल नहीं होने देगा, सिकल होने नहीं देगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी यूरिया एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंशन ओवर हेयर इज़ कि हमने कहा कि ऑक्सीजन जब कम है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड कंडीशंस में लाइक हाइपोक्सीमिया, डिहाइड्रेशन और एसिडोसिस, व्हाट हैपेंस इज देयर इज पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. इस कंडीशन में सिकल सेल बनते हैं ना, तो हाउ आर दे फॉर्म्ड इन दीज कंडीशंस? व्हाट हैपेंस इज पॉलीमराइजेशन अकर्स. पॉलीमराइजेशन किसकी? ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, और ये जो पॉलीमराइजेशन होती है इट इज़ रिवर्सिबल. इट इज़ रिवर्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन. ये रिवर्सिबल होती है एंड इसकी वजह से वी हैव सिकल cells formed. Okay, so hypoxemia, dehydration, acidosis, these are the conditions present in the body of deoxygenated state, and in such conditions polymerization of hemoglobin occurs, reversible polymerization to be specific, and due to this sickle cells are formed. Another important thing to notice just a minute. या तो मैंने कहा कि ये पॉलीमराइजेशन रिवर्सिबल है. तो ये जो पॉलीमराइजेशन है ये तब ही होएगी जब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट बॉडी में प्रेजेंट है. जब ये चीज़ ठीक हो जाएगी तब ये चीज़ सिकल सेल्स बनने बंद हो जाएंगे. इसका मतलब जब भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन है तो सेल्स सिकल करेंगे, और जब भी वो कंडीशन ठीक हो जाएगी तो दे विल डी सिकल. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है बॉडी में, दैट सेल्स कॉन्टिन्यूसली सिकल एंड डी सिकल वाइल पासिंग थ्रू द माइक्रो सर्कुलेशन. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि इसी कभी देखो सिकल कर रहे हैं, कभी डी सिकल, कभी सिकल, कभी डी सिकल, एक लूप है, लूप में फंस रखे हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ना वो डैमेज हो जाती है. एंड हमें पता है कि जब भी आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज होएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस. एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस, और उसकी वजह से जो भी हमने अभी सिम्टम्स पढ़े वो हमें देखने को मिलेंगे. एंड कुछ एक्सटेंट तक इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस भी होती है. तो वो उसके सिम्टम्स भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या हो सकते हैं. दीज आर द सिम्टम्स. आई होप यू गेट द पॉइंट कि एक्स्ट्रावैस्कुलर इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस होती कैसे है, कहाँ से है. आई वॉन्ट टू रिपीट कि बीटा ग्लोबिन चेन पे अगर सिकल सेल है वो, तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन एस प्रोड्यूस होता है. और जो हीमोग्लोबिन एस है वो तभी प्रोड्यूस होगा अगर डीऑक्सीजनेटेड स्टेट बॉडी में है, जैसे हाइपोक्सीमिया, डिहाइड्रेशन या एसिडोसिस. और इसके जब भी ये कंडीशंस होंगी तो सेल सिकल करेंगे. सिकल कैसे करते हैं? बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन विच इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सिकल सेल्स आर फॉर्म्ड. बट वेन एवर दीज कंडीशंस आर ट्रीटेड, the oxygenated state is back in the body, which enables the cells to de-sickle now, and there is a loop of sickling of cells and then de-sickling of cells continuously occurring inside the microcirculation of the body. And due to this loop of sickling and then de-sickling of the RBCs, the membrane of the RBCs get damaged, and due to damage in the RBC membrane, in extravascular hemolysis occur. Okay, and protection against this sickle cell hemoglobin is provided by hemoglobin F, which is fetal hemoglobin, and for the treatment we use hydroxyurea because it increases the level of hemoglobin F. Now what happens is RBCs are produced by bone marrow. Okay, it produces, this is bone marrow. Suppose these are the RBCs, normal RBCs produced by bone marrow. But जब भी हमारी इस माइक्रो सर्कुलेशन में जा रहे हैं then they are becoming sickled. अब ये सिकल बन गए, शेप खराब होगी इसकी. पर अपनी तरफ से तो बोन मैरो ने क्या किया, RBCs नॉर्मल प्रोड्यूस करे ना. वो तो बाद में जाके सिकलिंग होगी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन, आइदर हाइपोक्सीमिया और एसिडोसिस और व्हाटएवर द कंडीशन वाज. तो बोन मैरो पे लोड पड़ेगा. कैसा लोड? कि भाई और RBCs बनाओ, क्योंकि RBCs कम है. ठीक है, सिकल सेल्ड RBCs
कोई काम की नहीं है। सो हमारे बोन मैरो पे जब वर्कलोड पड़ता है तो ये क्या करेगा, देयर वुड बी अ हाइपरप्लेजिया इन द सेल्स। क्या होगा, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया तो ये एक्सपैंड कर जाती है, अपना रीजन एक्सपैंड कर देती है। पहले सिर्फ आरबीसीज बोन मैरो में ही बनते थे, उसके बाद ही कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करेगी कि बॉडी में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वहाँ पे सिग्नल जाएगा कि तुम भी आरबीसीज बनाओ। ठीक है, तुम भी हेमेटो, आरबीसीज किस प्रोसेस से बनते हैं, हेमेटोपोइसिस प्रोसेस से। सो देर इज़ अ सिग्नल इन द बॉडी कि तुम आरबीसीज बनाओ, बिकॉज बॉडी में आरबीसीज की कमी है, नॉर्मल आरबीसीज नहीं है और सिकल सेल्ड आरबीसीज है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। इसीलिए बॉडी में कहीं कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जहाँ पे कभी आरबीसीज नहीं बनते, पर सिकल सेल एनीमिया के केस में वहाँ पे आरबीसीज बनने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फेस में जो ये हेमेटोपोइसिस है ये एक्सपैंड कर जाएगी स्कल बोन्स में एंड फेस बोन्स में। स्कल में जब हेमेटोपोइसिस होएगी तो उसकी वजह से क्या कंडीशन देखने को मिलती है, क्रू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे। एक्सरे में क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिलती है। और जब फेस में शुरू हो जाएगी प्रोडक्शन तो उस केस में क्या होगा, हेमेटोपोइसिस जब फेस में होएगी तो क्या होता है, चिपमंक फेस बनता है, चिपमंक फेसेस। वेरी क्लासिक पॉइंट्स। और ये सेम क्रू कट अपीयरेंस और चिपमंक फेसेस जो हैं ये थैलेसीमिया में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रू कट अपीयरेंस का क्या मतलब है कि जो स्कल है ना, फॉर एग्जांपल दिस स्कल, एक्सरे में इसके बाहर ना कुछ इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगी, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। एंड जो चिपमंक फेसेस होता है वो कुछ एक नॉर्मल सा फेस बन जाता है। लेट मी शो यू। या सो बोन मैरो एक्सपैंड्स टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज लाइक इन स्कल बोन्स। बोन ऑफ कोर्स सेल्स प्रोड्यूस करने, इट विल गेट वाइडन, क्रू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे, एंड इन केस ऑफ फेशियल बोन्स इट विल एनलार्ज एंड फॉर्म चिपमंक फेसेस। दिस इज क्रू कट अपीयरेंस। अगर हम देखें एक्सरे एबनॉर्मल है क्योंकि देर आर सम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस सी at the periphery. So this is crew cut appearance, which is very classic in sickle cell anemia and thalassemia. Okay, and this is chipmunk face. This is a bone deformity and it is also seen in like this. The patient will have such kind of face. ये थैलेसीमिया में भी देखने को मिलता है और ये सिकल सेल में भी देखने को मिलता है। ओके, सेकेंड कंडीशन कि एक्स्ट्रा मेडली हेमेटोपोइसिस होएगी, मतलब कि स्कल और फेस के अलावा अब लीवर भी प्रोड्यूस करेगा हेमेटोपोइसिस करना चाहेगा और उसकी वजह से लीवर एक्सपैंड कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हेपेटोमेगैली। ठीक है, व्हेन बोन मैरो इजंट इनफ, बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग ब्लड आउटसाइड द मैरो लाइक इन लीवर एंड स्प्लीन, जिसकी वजह से हेपेटोमेगैली, उनका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉडी इज ट्राइंग एक्स्ट्रा हार्ड टू मेक आरबीसीज एल्सवेयर। इसके अलावा एक एप्लास्टिक क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी में भी कंसेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन है, एक बैक्टीरिया नहीं सॉरी वायरस है, पार्वो वायरस B19। इससे कभी भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये क्या करती है ना, ये मतलब इस वायरस से अगर किसी को इन्फेक्शन है ना तो वो बॉडी में एरिथ्रोब्लास्ट मतलब आरबीसीज नहीं बनने देगा, आरबीसीज बनने नहीं देगा। और बॉडी में ऑलरेडी क्या हो रहा है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का प्रोसेस चल रहा है, मतलब जो आरबीसीज बन रहे हैं दे आर डिस्ट्रॉयड और उसकी जगह सिकल सेल्ड आरबीसीज हो रहे हैं। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मतलब नॉर्मली आरबीसीज बॉडी में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर ऐसे पेशेंट में पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं वो प्रोड्यूस उसका प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब इस इन्फेक्शन, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है और उसको ये इन्फेक्शन हो जाए तो उस पेशेंट में क्या होगा, ऑलरेडी हीमोलिसिस हो रही है, ऑलरेडी
सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जो बन रहे थे ना सेल्स वो भी बंद हो जाएंगे। और उसमें एक बहुत ही देयर इज़ अ कंडीशन विच इज़ एप्लास्टिक क्राइसिस, बिल्कुल ही आरबीसीज की स्कार्सिटी हो जाएगी। So if a patient is infected with parvovirus B19, it stops RBC production temporarily and RBCs are destroyed fast. There is severe anemia and it is very dangerous because production as well as survival both decreases. Okay, so these all were due to extravascular hemolysis. ठीक है, मेम्ब्रेन डैमेज हो गई थी और उसके अलावा हमारे बोन मैरो पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ओवर एक्टिव बोन मैरो होगी, हाइपरप्लेजिया हो गया वहाँ पे, हाइपरप्लेजिया इज़ मोर सेल्स राइट। तो उसने एक्सपैंड कर अपने आप को और बॉडी में दूसरी जगह पे सेल प्रोडक्शन शुरू कर दी, जैसे स्कल में, फेस में या लीवर स्प्लीन वगैरह में। और अगर ऐसी इन्फेक्शन हो जाए तो और दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या दिक्कत हो सकती है, हमने कहा कि या डी ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में कभी सिकलिंग होएगी, फिर डी सिकलिंग होएगी। डी सिकलिंग कब होएगी, जब ये डी ऑक्सीजनेटेड कंडीशन ठीक हो जाती है तो डी सिकलिंग होएगी, और ये लूप चलता रहता है। तो ये जो लूप चलता रहता है ना, ये रिवर्सिबल है ना, कि एक बार सिकलिंग हुई तो फिर डी सिकलिंग हो सकती है, इट इज़ रिवर्सिबल, है ना, दिस प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल। पर एक ऐसी कंडीशन भी है जहाँ पे इरिवर्सिबल सिकलिंग होती है, जहाँ पे इरिवर्सिबल सिकलिंग होती है। और इरिवर्सिबल सिकलिंग की वजह से क्या होता है, वेजो ऑक्लूजन, इन्फेक्शन ऑफ टिश्यूज। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्मली क्या हो रहा है, सिकलिंग हो रही है डी ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में, फिर डी सिकलिंग हो रही है और ये लूप चल रहा है। ठीक है, बट व्हाट हैपन्स इफ द सेल्स डू नॉट अंडरगो डी सिकलिंग, सिर्फ सिकलिंग हो रही है, डी सिकलिंग हो ही नहीं रही है, तो इससे क्या होगा कि ये जो सिकल सेल बन गए ना एक बार, वो हमारी वेसल्स में परमानेंटली बैठ गए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, वेसल को ऑक्लूड कर देंगे, जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगे। एंड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्लड फ्लो है, इट इज़ इम्पेयर्ड विच लीड्स टू एस्कीमिया एंड देन अल्टीमेटली इन्फेक्शन ऑफ द टिश्यू। एस्कीमिया मीन्स ऑक्सीजन कम पहुँचेगी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक, और इन्फेक्शन मीन्स कि हमारे टिश्यू की डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ टिश्यू। ओके, इरिवर्सिबल सिकलिंग के क्या सिम्टम्स हैं, वेजो ऑक्लूजन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है डेक्टिलाइटिस। व्हाट इज़ डेक्टिलाइटिस, जो हैंड्स और फीट्स है ना, दे विल स्वेल, और ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली इन्फेंट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या होता है, ऑटोस्प्लेनेक्टोमी, जैसे अभी पीछे बताया मैंने कि बोन मैरो पे बहुत लोड है, ठीक है, जिसकी वजह से मैरो हाइपरप्लेजिया होता है। तो इसकी वजह से स्प्लीन पे भी तो लोड पड़ेगा ना, बिकॉज आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। तो अगर एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस की वजह से आरबीसीज आर कंटिन्यूसली बीइंग डिस्ट्रॉयड, दे विल बी गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन. It means spleen also has a high workload on itself, due to which spleen enlarges in shape and splenomegaly can also be seen in the patients with sickle cell anemia. But in certain conditions spleen पे इतना जोर पड़ जाता है कि वो खुद को ख़राब करने लग जाती है, खुद को ही डिग्रेड करने लग जाती है। और जब वो खुद को ही डिग्रेड करने लग जाएगी तो उसकी वजह से देयर वुड बी अ श्रंकन फाइब्रोटिक स्प्लीन फॉर्म्ड एंड इट इज़ वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन। हमें पता है कि स्प्लीन इन आवर बॉडी हेल्प्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली फ्रॉम एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज, जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, क्लिप्सीरिया, ये सारे जितने भी एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है हमारी स्प्लीन। पर अगर स्प्लीन ही ख़राब हो जाएगी तो इन इन्फेक्शंस का डर बढ़ जाएगा एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द चिल्ड्रन, स्पेसिफिकली द चिल्ड्रन हु हैव सिकल सेल एनीमिया। अगर उनको निमोनिया हो जाए या इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी हो जाए तो इट्स फेटल। इसके अलावा कुछ इस तरह की इन्फेक्शन, साल्मोनेला से इन्फेक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं। एंड वी नो दैट इफ स्प्लीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो स्प्लीन जब भी फंक्शन अच्छे से नहीं करेगी तो हमें ब्लड स्मेयर पे होवल जॉली बॉडीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, होवल जॉली बॉडीज़, दिस इज़ होवल जॉली बॉडी।
होवल जॉली बॉडी क्या होता है, जब भी स्प्लीन काम नहीं करती है तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज है हमें पता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब वो इमेच्योर होती है तब उसमें न्यूक्लियस होता है, पर जैसे जैसे आरबीसीज ग्रो करते हैं उनका न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। बट इन दिस केस क्या होता है कि जो आरबीसीज का वही जेनेटिक कंटेंट है वो थोड़े अमाउंट में अगर रह जाए तो वो कुछ इस तरीके का पर्पलिश या ब्लूइश कलर का डॉट ऑन द ब्लड स्मीयर हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स बेसिकली होवल जॉली बॉडी, ठीक है। एंड इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ स्प्लेनिक डिसफंक्शन। दीज आर द सिकल सेल्स, ओके ओके। सो वी वर ऑन दिस टॉपिक ऑटोस्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीन खराब होगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, वेजो ओक्लूजन मतलब वेसल का ऑब्स्ट्रक्शन, वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ठीक है। तो वो अगर पल्मोनरी रीजन में हमारे लंग्स में अगर ऐसी ऑक्लूजन आ गई तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाता है। बहुत कॉमनली इसके साथ साथ निमोनिया भी हो सकता है पेशेंट्स को। इसमें चेस्ट पेन होता है, डिस्पीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे कहते हैं, और एक्सरे पे लंग इन्फिल्ट्रेट जैसे कि हमें निमोनिया में देखने को मिलते हैं वो चीज़ देखने को मिलेगी। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट पेशेंट्स। अगर बच्चों में आए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों में आए तो ऑटोस्प्लेनेक्टोमी की वजह से एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा कॉमनली इन्फेक्शन हो सकती है। एंड इसीलिए वी से कि अफेक्टेड चिल्ड्रन दे मस्ट बी वैक्सीनेटेड बाय 5 years ऑफ एज, ओके। एंड इन दिस केस व्हाट हैपन्स इज पेशेंट्स को निमोनिया भी हो जाता है और साथ में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है बॉडी में, दिक्कत ही दिक्कत। एक तो खून ढंग से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, दूसरा ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तीसरा निमोनिया भी हो गया भाई साहब, तो अब क्या होगा, डेथ हो जाएगी। बॉडी में जगह जगह हर पार्ट में वेसल ऑक्लूड हो रही है, वेसल ऑक्लूजन हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगी तो पेन शुरू हो जाएगा, एक्सट्रीम पेन हो रहता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। और अगर यही ऑब्स्ट्रक्शन किडनी में हो जाए तो रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस कहते हैं, ये हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सिकल सेल्स दे ब्लॉक द वेसल्स इन द किडनी, जिसकी वजह से किडनी के टिश्यू विच इज पेपिला उसकी डेथ हो जाती है। एज द नेम सजेस्ट, रीनल मीन्स किडनी, पेपिलरी इज द किडनी टिश्यू पेपिला एंड नेक्रोसिस इज टिश्यू डेथ। तो इस केस में जो हमारा यूरिन है, यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है और साथ में प्रोटीन बॉडीज़ भी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, ग्रॉस हीमेट्यूरिया होता है, मतलब वो हम देख सकते हैं। एक होता है नॉर्मल, एक जो दूसरा हीमेट्यूरिया होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तब माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। ऑब्जर्व द ग्रॉस हीमेट्यूरिया इज द ब्लड विच इज़ ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिकली, बट द हेमेटोयूरिया इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई। अब एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमें सिकल सेल डिजीज़ चाहिए, डिजीज़ किसी पेशेंट में डिजीज़ होएगी ना, तो 50% आरबीसीज का सिकल होना ज़रूरी है, वरना ये डिजीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। वी नीड एटलीस्ट 50% हीमोग्लोबिन एस फॉर द सेल्स टू बी सिकल्ड, एटलीस्ट 50%। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि अगर ये बीटा जीन, ये एक है, ये दो है ना, ये भी सिकल्ड है, ये भी सिकल्ड है। हेयर इट वॉज, दोनों ही सिकल्ड है। तो ये जब कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी ना, तब हम कहेंगे सिकल सेल डिजीज़ है पेशेंट में। क्या है, सिकल सेल डिजीज़ है। बट देयर इज़ अ केस जब ये तो सिकल्ड है बट ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अब यहाँ पे अल्फ़ा टू बीटा टू एस प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे अल्फ़ा टू बीटा टू नॉर्मल प्रोड्यूस होगा। और ऐसा माना जाता है कि कुछ एक्सटेंट तक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है ना, उसमें वो ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस होता है। इट इज़ मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है,
बीटा ग्लोबिन चेन दोनों है, अल्फा टू बीटा टू एस एंड अल्फा टू बीटा टू नॉर्मल, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हुए। उसके बावजूद भी जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि 55% नॉर्मल हीमोग्लोबिन है एंड 45% अल्फा टू बीटा टू एस है, मतलब सिक्कल हीमोग्लोबिन है। ठीक है, दिस विल बी HbA, राइट। सो या व्हेन वन बीटा जीन इज म्यूटेटेड, सिर्फ एक जीन, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस प्रोड्यूस होगा और दूसरा नॉर्मल प्रोड्यूस होगा। बट प्रोडक्शन ऑफ बीटा gene is little, normal beta gene is more efficient than beta S, hence 55% of hemoglobin A which is normal and 45% of hemoglobin S is obtained. इसका क्या मतलब है, लेस देन 50% हीमोग्लोबिन एस है ना, ऑफ कोर्स ये ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट में सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ नहीं होएगी, ट्रेट होगा। क्या होगा, ट्रेट होगा। सो ऐसे पेशेंट्स यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक एंड देयर इज़ नो एनीमिया, एक्सेप्शन रीनल मेडुला का। रीनल मेडुला में क्या होता है, देयर इज़ डिक्रीज एबिलिटी टू कंसनट्रेट द यूरिन एंड ड्यू टू दिस कंडीशन देयर इज़ एक्सट्रीम हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, हाइपरटोनिसिटी ऑफ मेडुला जिसकी वजह से सिकलिंग हो जाती है, और माइक्रो इन्फेक्शंस होती हैं, एंड देन देयर इज़ माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरा एंड इवेंचुअली डिक्रीज एबिलिटी टू कंसनट्रेट द यूरिन। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें चाहिए कि किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन एस हो, मतलब सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन हो, सिकल सेल्ड डिजीज़ हो, तो उसके लिए दोनों की दोनों बीटा चेन्स में म्यूटेशन होना चाहिए। अगर एक चेन में होएगा तो वो डिजीज़ नहीं होएगी, वो ट्रेट होगा। ठीक है, और ऐसे ट्रेट्स में कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, ना ही एनीमिया होता है, बहुत ही माइल्ड सा केस होता है ये, एक्सेप्ट अगर रीनल मेडुला में सिकलिंग हो जाए, तो उस वजह से हेमेट्यूरा देखने को मिल सकता है माइक्रोस्कोपिक, एंड एबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन ऑफ द किडनीज वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो लैब फाइंडिंग्स, सिकल सेल एंड टारगेट सेल्स मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, सिकल सेल डिजीज़ में देखने को मिलती है। ठीक है, सिकल सेल ट्रेट में हमें सिकल सेल देखने को नहीं मिलते हैं, दे आर एसिम्प्टोमेटिक। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेट एंड डिजीज़। ट्रेट करेक्टर हुआ, डिजीज़ प्रॉपर बीमारी हुई। ट्रेट में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उसमें हमें किसी भी तरह के टारगेट सेल या सिकल सेल देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ डिजीज़ में देखने को मिलेंगे। मेटा बाइसल्फाइड स्क्रीनिंग टेस्ट एक टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट होता है ना बॉडी में, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा। और हीमोग्लोबिन एस किस में प्रेजेंट है, किसी को बीमारी है, अगर डिजीज़ है, तो उसमें दोनों की दोनों बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्टेड है, तो मतलब हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट है। और जो ट्रेट है ये, उसमें एक हीमोग्लोबिन चेन इफेक्टेड होती है, तो उसमें भी हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट होता है। तो इन बोथ द केसेस आइदर इट इज़ सिकल सेल डिजीज़ और इट इज़ सिकल सेल ट्रेट। जो ये वाला टेस्ट है मेटा बाइसल्फाइड स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये पॉजिटिव आएगा। बट मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था, हमेशा किसी भी बीमारी के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और एक कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट उसको देखने के लिए है कि नहीं है, और कन्फर्मेटिव ऑफ कोर्स फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस। तो वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होगा, दोनों के अलग अलग रिजल्ट्स होंगे। इट विल कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एस। इससे पता लग जाएगा कि सिकल सेल डिजीज़ है कि ट्रेट है। ओके, okay, so this is the another topic, and is there something left? हमने ये सब पढ़ लिया है। इरिवर्सिबल सिकलिंग का केस खतरनाक है क्योंकि वेसल ओक्लूजन हो जाती है। डैक्टिलाइटिस, ऑटोस्प्लेनेक्टोमी, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, पेन क्राइसिस, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है। वी हैव स्टडीड अबाउट इट। सिकल सेल ट्रेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिकल सेल डिजीज़। देयर इज़ ओनली वन म्यूटेटेड एबनॉर्मल chain and one is the normal. Asymptomatic earlier and there is no new exception renal medulla जिसमें extreme hypoxia है, hypertonicity हो जाती है, हेमेट्यूरा देखने को मिलता है, and concentration of urine decreases. Okay, so this was all about sickle cell
एनीमिया। डिजीज़ में जब बीमारी है तो हीमोग्लोबिन एस 90% प्रेजेंट होएगा, जबकि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो कम होगा, ठीक है। और ट्रेट में हीमोग्लोबिन एस कम होगा और नॉर्मल ज़्यादा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ और इम्पॉर्टेंट या बहुत ही ख़तरनाक सा आपको याद रखने की ज़रूरत है। मेन पॉइंट्स यही थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।